हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीएस में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की। जैसा कि मैंने आपके साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उसी उपलक्ष्य में मैं आज आपके समक्ष एक और चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज लेकर आ गया हूं, जो आपके बोर्ड के लिए, कोई भी बोर्ड दे रहे हो आप, उन सभी बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों के ही मैंने बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज़ आपके साथ में डिस्कस किए थे। जिसने उस वीडियोज़ को नहीं देखा है वो ज़रूर एक बार उस वीडियोज़ को देखिए और आप अपने एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है एमसीक्यूज़ की, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस नियोजित विकास की राजनीति। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 1949 से 1954, ऑप्शन नंबर बी 1951 से 56, ऑप्शन नंबर सी 1956 से 61, ऑप्शन नंबर डी 1950 से 55। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 56। तो 1951 से 56 तक हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अल्लादी स्वामी अय्यर, बी कृष्ण स्वामी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी जेसी कुमारप्पा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेसी कुमारप्पा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नियोजित विकास का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थित सरकार को चलाना, बी लोकतांत्रिक विकास, सी आर्थिक विकास तथा सभी नागरिकों की भलाई, डी सांस्कृतिक विकास। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोक आर्थिक विकास तथा सभी नागरिकों की भलाई नियोजित विकास का प्रमुख लक्ष्य था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जोनिंग शब्द से क्या अभिप्राय है? तो जोनिंग शब्द ऑप्शन नंबर ए इलाकाबंदी की नीति, बी महामंदी, सी रुकावट, डी अवरोध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाकाबंदी की नीति को ही जोनिंग शब्द से परिभाषित किया जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि उड़ीसा में किस धातु के विशाल भंडार उपलब्ध थे? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, बी सोना अयस्क, सी लौह अयस्क, डी तांबा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क। लौह अयस्क के उड़ीसा के अंदर विशाल भंडार उपलब्ध थे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कि स्वतंत्रता के समय भारत के नीति निर्माता किस मॉडल से ज़्यादा प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी मॉडल, बी पूंजीवादी मॉडल, सी साम्यवादी मॉडल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाजवादी मॉडल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल बताइए। अभी मैंने, अगर आप लोग थोड़ा सा भी अपने माइंड का यूज करें तो उसमें क्या हो जाएगा, या फिर जो हिंट था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, तो पहला का जो था 1951 से 56। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना तो हर 5 साल में आएगी, तो दूसरी वाली कब आएगी? तो वो आएगी 1956 से लेकर 61। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 से लेकर 61। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इलाकाबंदी जोनिंग की नीति से बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि जोनिंग की जो नीति थी वो कौन से राज्य में थी? बिहार में थी। एक तो क्वेश्चन यहीं से तैयार हुआ। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा बिहार पर? ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी, बी खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी, सी
खाद्यान्न की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो गई थी, या डी ऊपर में से कोई भी नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी देखने को मिली थी इलाका बंदी यानी कि जोनिंग की नीति से बिहार पर इसका खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी का प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, पी.सी. महालनोबिस कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार, बी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, सी, ए एंड बी, या डी सभी विकल्प गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी, पी.सी. महालनोबिस दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके योजनाकार भी थे और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक है ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन, बी, मार्थिंग्यू, सी, निजलंगप्पा, डी, जे.पी. नारायण। तो जो हरित क्रांति भारत के अंदर हुई उसका जो जनक है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 11, जो गरीब तथा पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए, वामपंथी, बी, दक्षिणापंथ, सी, उदारपंथ, डी, उत्तरापंथ। तो जो लोग गरीब तथा पिछड़े वर्गों की तरफदारी करते हैं उन्हें वामपंथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र का उत्पादन, बी, नमक उत्पादन में बढ़ोतरी, सी, दूध व दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, या डी सभी। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर सी, दूध व दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 13 कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में किस देश से प्रेरित होकर अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ, बी, अमेरिका, सी, सिंगापुर, डी, स्विट्जरलैंड। तो जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल था वो भारत ने ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ देश से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होकर अपनाया गया था। कई बार ऑप्शन में वो सोवियत संघ नहीं भी देता है तो एक ऑप्शन और देता है हमारा रूस। तो अगर रूस हो तो भी हम उसको लगा देंगे क्योंकि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है देश वो हमारा इस टाइम पर रूस है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि अमूल का विस्तृत रूप लिखिए। जो अमूल दूध आता है इसका संबंध हमारा जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था श्वेत क्रांति से ही है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है अमूल की वो है आनंद मिल्क, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ए आनंद, एम मिल्क, यू यूनियन, एल लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा, भाखड़ा नंगल परियोजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? तो जो भाखड़ा नंगल परियोजना थी उसकी जो शुरुआत हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो भाखड़ा नंगल जो परियोजना थी वो 1951 से 56 के बीच में स्टार्ट हुई थी जिसमें हमने कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया था और बड़े बड़े बांध परियोजनाएं स्टार्ट की थी। तो जो 1951 से 56 के बीच में पंचवर्षीय योजना थी वो थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कि नव लोकतांत्रिक पहल से अभियान कहाँ चलाया गया? तो एक नव लोकतांत्रिक पहल अभियान चलाया गया था वो कौन से राज्य में चलाया गया था? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो जो नव लोकतांत्रिक पहल से अभियान चलाया गया था वो ऑप्शन नंबर सी केरल में चलाया गया था। केरल के अंदर ही जो केरल का विकासवादी मॉडल था उसी को हम केरल मॉडल भी कहते हैं और जो नव लोकतांत्रिक पहल थी ये भी केरल के अंदर ही चलाई गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, बॉम्बे प्लान कब आया? बॉम्बे प्लान
ऑप्शन नंबर ए 1944, बी 1945, सी 1965, डी 1940। तो बॉम्बे प्लान था क्या? तो बॉम्बे प्लान जो भारत के कुछ अर्थशास्त्री का समूह था, उन्होंने सरकार को अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलानी चाहिए वो एक प्लान दिया था, उसे ही हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। और ये कब दिया गया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए 1944 में। क्वेश्चन नंबर 18, जो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए देश का विकास चाहते थे वो कौन थे? वामपंथ थे, दक्षिणापंथ थे, उदारपंथ थे, डी उत्तरापंथ थे। तो अभी हमने देखा था जो वामपंथ थे वो तो गरीबों की और पिछड़ों की बात कर रहे थे। जो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए देश का विकास चाहते थे वो थे ऑप्शन नंबर बी दक्षिणापंथ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका किसने तैयार किया? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया था वो ऑप्शन नंबर ए पीसी महालनोबिस, बी सुकुमार सेन, सी अमर सेन, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो खाका तैयार किया था वो किया था ऑप्शन नंबर ए पीसी महालनोबिस ने। इसके अलावा अगर आपसे बात करूं कि अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी तो हमारी 17 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं। जो पंचवर्षीय योजना थी वो 17वीं थी, उसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक था, लेकिन उसे 2015 में ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 2015 में योजना आयोग की जगह क्या आ गया? हमारा नीति आयोग आ गया। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्गीस कुरियन, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी पीसी महालनोबिस, डी अमर सेन। तो अभी हमने देखा अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करें तब भी हो सकता है। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से, पीसी महालनोबिस का द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यानी कि वर्गीस कुरियन को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका संबंध श्वेत क्रांति से था। क्वेश्चन नंबर 21 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी उसका टाइम पीरियड क्या था? तो जो 1960 का दशक या फिर हम कह सकते हैं 1965 से 66 का जो टाइम पीरियड था उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी भारत के अंदर। ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने के लिए लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1965-66 के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय, हरित क्रांति के समय वो भारत के प्रधानमंत्री थे। बाकी लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब होता है? जन्मदिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जन्म तिथि है या वो कब की है? तो वो भी हमारी 2 अक्टूबर की है। यानी कि जिस दिन गांधी जयंती होती है उसी दिन हमारी लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है। और बाकी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बता दूं तो लाल बहादुर शास्त्री जी ही एकमात्र ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु किसी विदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी हमारी ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था तो उसी से वापस आ रहे थे उसी उपलक्ष्य में, लेकिन वो वापस आ नहीं पाते हैं। तो उसी टाइम पर वहाँ पर क्या हो जाती है? ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन थे जो हमारे चैप्टर नंबर 3 से, जिसमें मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है कुछ, और इस तरीके से हमने अपना जो चैप्टर नंबर 3 है MCQ सीरीज वो पूरी की है। अभी ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहेगी, आपको बेहतरीन चैप्टर वाइज ऐसे MCQs मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।